Hello everyone, welcome in my YouTube channel Aroda Classes. Today we will discuss fourth part of working of institution for class 9th. In my last video, we already discussed about the permanent and political executive. Here we discuss president's powers, importance, how it elected, and what is the importance of prime ministers and how it is elected. Let's start from the first topic, power of prime minister. Before the starting, we can discuss about the selection of the president and prime minister. If we simply say prime minister of India is elected directly through the elections, like MP and MLAs as elected in their own political parties. When a political party get a majority, their leaders अपॉइंट एज ए प्राइम मिनिस्टर्स. मीन्स प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते कि प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट वोट डाल के नहीं इलेक्ट किया जाता है. जो पॉलिटिकल पार्टी विन होकर आती है वो अपनी पार्टी में से एक व्यक्ति को, जो कि एमपी है, उसको अपॉइंट करने की पेशकश करती है प्रेसिडेंट को. प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट कराता है एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ओके, क्लियर. प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री. द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर्स डज नॉट हैव ए फिक्स टेनर. फिक्स टेनर मीन्स उसकी कोई फिक्स टाइम नहीं है कि वो इतने साल तक रहेगा. उसका भी टेनर कितना है, एमपी की तरह 5 ईयर का ही है. जब तक 5 ईयर नहीं होते हैं तब तक वो प्राइम मिनिस्टर है. 5 ईयर कंप्लीट होने के बाद दोबारा इलेक्शन होंगे. अगर वही पॉलिटिकल पार्टी दोबारा फिर मेजोरिटी लेती है तो इसका सेकंड टर्म आ सकता है, इसी प्राइम मिनिस्टर का सेकंड टर्म आ सकता है, नहीं तो वो चेंज हो जाएगा. ही कंटिन्यू इन द पावर सो लॉन्ग एज रिमेन द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और कोलेजन. यहाँ पर क्या, जब तक उसके पास मेजोरिटी है तब तक वो प्राइम मिनिस्टर रहेगा. अगर मेजोरिटी नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेगा. प्राइम मिनिस्टर का रिजाइन देने के बाद सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही रिजाइन माना जाता है, री इलेक्शन करवाए जाते हैं. ही चेयर्स कैबिनेट मीटिंग. चेयर्स मतलब ये जितनी भी कैबिनेट मीटिंग होती हैं उनकी अध्यक्षता कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है. ही कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट. जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे क्या है, प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करते हैं. प्राइम मिनिस्टर टाइम टू टाइम उनको गाइडलाइन देता है, उनको कोऑर्डिनेट करने का प्रयास करता है ताकि सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सके, लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा सके. हिज डिसीजन आर फाइनल इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट अराइज बिटवीन डिपार्टमेंट. अगर 2 डिपार्टमेंट या 2 से अधिक डिपार्टमेंट के बीच में किसी एग्रीमेंट पर डिसीजन नहीं हो पाता है, उनके बीच में डिस्प्यूट चलता रहता है, तो फाइनल डिसीजन टेक बाय द प्राइम मिनिस्टर. ही एक्सरसाइज जर्नल्स हु सुपरवाइजिंग ऑफ डिफरेंट मिनिस्टर्स. ऑल मिनिस्टर्स वर्क अंडर द लीडरशिप. जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो उसकी लीडरशिप के अंदर ही काम करते हैं. ऑल मिनिस्टर्स वर्क अंडर हिज लीडरशिप, यानी कि वो क्या है, सुप्रीम लीडर है इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. जितने भी लीडर्स हैं वो उसके अंडर काम करेंगे. अगर कोई भी मिनिस्टर्स उनकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है तो प्राइम मिनिस्टर्स के पास पावर है उसको सभा से बाहर निकालने का. नेक्स्ट आता है इसके अंदर, प्राइम मिनिस्टर्स डिस्ट्रीब्यूट एंड रीडिस्ट्रीब्यूट वर्क टू द मिनिस्टर. इस मीन्स क्या है कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने किसी व्यक्ति को कोई पावरें दी हैं डिसीजन लेने की, कोई डिफरेंट जो मिनिस्ट्रीज होती हैं, जैसे कि किसी को एजुकेशन मिनिस्टर, किसी को स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना दिया, डिफेंस मिनिस्टर बना दिया, किसी व्यक्ति के कार्य से वो सेटिस्फाइड नहीं है तो उसका कार्य वो किसी दूसरे व्यक्ति को शिफ्ट कर सकता है, या उसकी पावर्स को कम कर सकता है, या उसकी पावर को बढ़ा सकता है. ही हैज़ पावर टू डिसमस द मिनिस्टर. किसी भी मिनिस्टर को डिसमस करने की पावर भी प्राइम मिनिस्टर के पास होती है. व्हेन प्राइम मिनिस्टर क्विट, जब प्राइम मिनिस्टर की टर्म खत्म हो जाएगी, वो अपना रेजिग्नेशन देगा तो सारे एंटायर मिनिस्टर्स क्विट, सारे मिनिस्टर ही क्विट हो जाएंगे. दस इफ द कैबिनेट इज़ द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, विद इन द कैबिनेट इट इज़ प्राइम मिनिस्टर हु इज़ द मोस्ट पावरफुल. जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं
उनका सबसे उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, प्राइम मिनिस्टर का रोल है। अगर वो रिज़ाइन करेगा तो सारे ही कैबिनेट का और काउंसिल मिनिस्टर का रिज़ाइन बना जाएगा, दोबारा फिर क्या है, इलेक्शन करवाए जाएंगे। इसके अंदर एक वर्ड यूज़ किया हुआ है कोलिजन। कोलिजन आपने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है, मैंने पीछे भी यहाँ डिस्कस किया था। कोलिजन का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी फुल मेजॉरिटी प्राप्त नहीं करती है तो दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर सरकार चलाती हैं, तब वहाँ पर क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, बढ़ जाती हैं। क्योंकि जब एक ही पार्टी मेजॉरिटी में होती है तो डिसीज़न लेना आसान होता है। जब दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर डिसीज़न लेंगी तो हमेशा उनके बीच में एक गैप बना रहता है। वो गैप के कारण क्या डिसीजन क्या है, डिले होते रहते हैं। कितना कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कोलिजन गवर्नमेंट कैन नॉट टेक डिसीजन एज ही लाइक्स, जैसा वो चाहता है उसी तरह डिसीजन नहीं ले सकता है, क्योंकि उन्हें तो सभी मिनिस्टर्स को साथ लेके चलना होता है कि कहीं दूसरी पार्टी मिनिस्टर से सेटिस्फाइड ना हो। अगर वो नहीं है तो वो उस रूल को पास नहीं कर सकता है। ही हैज़ अकोमोडेट डिफरेंट ग्रुप्स एंड फैक्शंस इन हिज पार्टी एज वेल एज अमंग अलायंस पार्टनर्स। अपनी पार्टी को भी उसने लेके चलना है साथ, दूसरी पार्टी को भी साथ लेके चलना है, ताकि सरकार को पूरे 5 साल काम आसानी से करने दिया जा सके। अगर वो ऐसा करने में समर्थ नहीं है, सक्षम नहीं है, तो रेजिग्नेशन होगा। रेजिग्नेशन के बाद सभी मिनिस्टर्स का रेजिग्नेशन हो जाएगा, दोबारा फिर इलेक्शन करवाई जाएगी। He also has to heed to the view and positions of the coalition's partner। यानी कहने का मतलब क्या है, जो पॉलिटिकल पार्टी इसके साथ मिलकर काम कर रही है उसके व्यूज़ को वो इग्नोर नहीं कर सकता है, उसको उनकी आवाज़ को भी उसको सुनना पड़ेगा। ऑन हुज सपोर्ट्स एंड सर्वाइव ऑफ द गवर्नमेंट डिपेंड, क्योंकि अगर वो पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है तो वो अपना जो समर्थन है, सपोर्ट है, वो वापस ले सकती है। जैसे ही सपोर्ट वापस जाएगी तो सरकार अल्पमत में आ जाएगी, अल्पमत में आएगी तो सारी सरकार डिसमिस हो जाएगी। इस चीज़ को बचाने के लिए प्राइम मिनिस्टर को जो भी डिसीज़न लेना है वो सोच समझ कर लेना होता है, ताकि कोलिजन जो पार्टीज़ हैं वो भी मिलकर उसके साथ काम कर सकें, डिसीज़न ले सकें और 5 साल तक सरकार को आसानी से काम करवाया जा सके। इलेक्शंस प्रोसीजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करते हैं। अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है। किसका मतलब, मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो मेंबर हमने इलेक्ट किए हैं, रिप्रेजेंटेटिव बनाए हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव मिलकर प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ते हैं, में पार्टिसिपेट भी करते हैं। ठीक है जी। मुझे कहने का मतलब क्या है कि एमएलए हैं, एमपी हैं, ये मिलकर किसका चुनाव करते हैं, प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। डायरेक्ट लोगों द्वारा प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए वोट नहीं डाले जाते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एमपी, मेंबर ऑफ असेंबली एमएलए इलेक्ट हिम। एक कैंडिडेट स्टैंडिंग फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट has to get majority of votes to win the election. This ensures that the President of India can be seen to represent their entire nation। कि जो पूरे entire nation को प्रिसाइड करेगा, उनकी अध्यक्षता करेगा, तो उसको चुनने के लिए all the representative की सपोर्ट होनी ज़रूरी है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए एमपी और एमएलए के द्वारा ही वोट डाले जाते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट चॉइस भी होती है, सेकंड भी होती है, थर्ड भी होती है। चॉइस के अकॉर्डिंग क्या है, प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। अगर फर्स्ट चॉइस के अंदर प्रेसिडेंट नहीं बनता है तो सेकंड चॉइस को चेक किया जाएगा, अगर सेकंड में नहीं है तो थर्ड को सेलेक्ट किया जाएगा। दोबारा इलेक्शन नहीं होते हैं। जैसे कि एमपी और एमएलए के द्वारा इलेक्शन होते हैं, वैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन दोबारा नहीं होते हैं। उसके अंदर एक व्यक्ति को 4 वोट डालने पड़ते हैं, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस एंड फोर्थ चॉइस। अगर क्या 4 व्यक्ति कंटेस्टेंट हैं प्रेसिडेंट के लिए तो 4 चॉइस लगेगी। अगर फर्स्ट चॉइस के अंदर कोई इलेक्ट नहीं होता है तो फिर सेकंड चॉइस को काउंट किया जाएगा। अगर सेकंड में भी नहीं बनता है तो थर्ड को चूज़ किया जाएगा, फिर क्या है फोर्थ चॉइस को। इस तरह से क्या है, चॉइसेस के बेस पर क्या है प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है।
अब इसकी पावर्स क्या हैं? पावर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, वो हेड ऑफ द स्टेट है। एंड ही एक्सरसाइज ओनली नॉमिनल पावर। उसके पास क्या नॉमिनल पावर है, मीन्स ऑल द पावर्स आर एग्जीक्यूटेड ऑन द साइन ऑफ प्रेसिडेंट, बट रियल पावर इन द हैंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर। यानी जो रियल पावर है प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तभी उसको इम्प्लीमेंट कर पाएगा जब प्रेसिडेंट उस पर साइन करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, नॉमिनल पावर क्या है प्रेसिडेंट के पास है, रियल पावर क्या है प्राइम मिनिस्टर के पास है। ही इज़ लाइक द क्वीन ऑफ ब्रिटेन हुज फंक्शन आर टू लार्ज एक्सटेंट सेरेमोनियल, मीन्स कि जो भी कानून बनेगा उसको प्रेसिडेंट के साइन होंगे, जैसे महाराजा इंग्लैंड के अंदर महारानी के होते हैं, उसके बाद ही वो कानून बनते हैं। तो यहाँ पर इंडिया में के अंदर भी वही है कि लोकसभा राज्यसभा के अंदर पास करने के बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट उस पर साइन करेगा तो वो कानून बन जाएगा। प्रेसिडेंट सुपरवाइजेज द ओवरऑल फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इंडिया के अंदर है उनकी सुपरविजन भी करता है और उनकी फंक्शनिंग भी चेक करता है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उनको क्या गाइड भी करता है। ऑल गवर्नमेंट एक्टिविटी टेक प्लेस इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। जितने भी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, वो प्रेसिडेंट के नाम से चलाई जाती हैं। ऑल लॉज एंड मेजर पॉलिसीज डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट आर इशूड इन हिज हर नेम। जितने भी डिसीजन पास किए जाते हैं उनके पीछे प्रेसिडेंट का नाम आता है, क्योंकि उनके साइन के बिना वो इनवैलिड है। ऑल मेजर अपॉइंटमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। जैसे मैंने पीछे ही किया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, गवर्नर ऑफ द स्टेट, इलेक्शन कमीशन, एम्बेसडर्स एंड अदर कंट्रीज़ के अंदर जाते हैं। इन सभी की अपॉइंटमेंट क्या है प्रेसिडेंट के द्वारा ही की जाती है। ऑल इंटरनेशनल ट्रेटीज़ हैं, एग्रीमेंट्स हैं, आर मेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। जितने भी संधियाँ होती है एक देश की दूसरे देश के अंदर, इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड, सोशल एक्टिविटी से रिलेटेड जितने भी ट्रेटीज़ होती हैं, संधियाँ होती हैं, तो उस पर किसके साइन होते हैं? प्रेसिडेंट के साइन होते हैं। प्रेसिडेंट इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया। यानी कि फर्स्ट सिटीजन भी प्रेसिडेंट है और सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडिया भी कौन है? प्रेसिडेंट ही होता है। लेकिन इसके साथ साथ उसकी लिमिटेशंस भी हैं। प्रेसिडेंट इज़ हेड ऑफ द स्टेट नॉट द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? इलेक्टेड मेंबर्स हैं, एमएलए एमपीज़ हैं, जो रियल पावर है उनके पास। प्रेसिडेंट के पास रियल पावर नहीं है, तो हेड ऑफ स्टेट तो है लेकिन नॉट हेड ऑफ गवर्नमेंट। देयरफॉर ही एक्सरसाइज ओनली नॉमिनल पावर्स दैट टू ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग काम करता है। प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसीडर इट्स एडवाइस, बट इफ सेम एडवाइस इज गिवन अगेन ही शी इज़ बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू इट। इसका कहना मतलब क्या, अगर मान लो लोकसभा ने पास कर दिया है कोई कानून, राज्यसभा ने पास कर दिया है, प्रेसिडेंट के पास जाता है वो, अगर प्रेसिडेंट उस पर साइन नहीं करता है तो दोबारा आ जाएगा। अगर दोबारा उसको एज इट ही लोकसभा राज्यसभा पास करके प्रेसिडेंट के पास भेज देते हैं तो प्रेसिडेंट उसको मना नहीं कर सकता, उसको साइन करने पड़ेंगे और वो कानून बन जाएगा। ए बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट बिकम ए लॉ ओनली आफ्टर द प्रेसिडेंट गिवन असेंट टू इट। अगर कोई उस पर साइन करेगा तभी वो इम्प्लीमेंट हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। इफ़ द प्रेसिडेंट वांट्स ही एंड शी कैन डिले दिस फॉर सम टाइम, सेंड इट बिल बैक टू द पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन। अगर रिकंसिडरेशन के बाद भी वो ऐसे ही आ जाता है तो बाउंड है, उसे साइन करने पड़ेंगे। बट इफ़ द पार्लियामेंट पासिस द बिल अगेन, he and she to sign it and act become a law. Thank you. Have a nice day. If you have problem, directly approach to me.